सो मूविंग अहेड इन आवर बिजनेस लॉ, अभी तक हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं उसको हमने पूरा डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने अग्रीमेंट को समझा था, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ को समझा, हमने ऑफर को समझा, हमने एक्सेप्टेंस को समझा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया था, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने, नहीं आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ये हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पर कवर करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, क्रिया जिसको हम बोलते हैं, किसने काम कर दिया किसने काम नहीं किया, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। तो हमने यहाँ पर देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि एक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और इसमें सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। फिर एक हमने देखा था void contract which is avoided by law, so it is not enforceable by both the parties. Voidable contract, it can be avoided by one party. Which party? Whose consent is not free, whose consent is not free. इसके अलावा इलीगल अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट्स आर द वन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, और अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट इज, वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है बट देयर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट, एंड ड्यू टू दैट टेक्निकल डिफेक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, अनएनफोर्सिएबल बन जाएगा। कितनों ने ये आंसर को लिखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को कितनों ने लिखा, एक अटेम्प्ट किया लिखने का? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली ट्राइड टू राइट दिस आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली ट्राइड टू राइट द आंसर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? I did. ओके, अनुश्री आपने? Yes. ओके, सो आपको कोई प्रॉब्लम आया आंसर लिखते वक्त? हाँ, मेरे को अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले एक्चुअली, बस दो ही है, हाँ, अनएनफोर्सेबल अनएनफोर्सिएबल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल। ओके, सो अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई वैसे ज़्यादा कंटेंट है भी नहीं, अगर आप मॉड्यूल का भी देखोगे और मेरे स्लाइड्स में भी बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, बिकॉज ये द ओनली प्रॉब्लम इज दैट टेक्निकल डिफेक्ट, एंड अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल यू विल बी एबल टू explain completely what an unenforceable contract is. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे अगर देखो तो उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, बट एलैबोरेट करना हो तो वी कैन राइट सेक्शन 10 और उससे आंसर हमारा एलैबोरेट होता है। बट वर यू एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेस फॉर वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल? यस यस। ओके, परफेक्ट। तो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने जिन्होंने नहीं लिखा, आपके लिए आज एक और बैकलॉग हो जाएगा, एंड हमारा कल एक और लेक्चर होगा। तो बैक टू बैक आज आप लोग पिछले लेक्चर के सारे टॉपिक को कवर कर लेना, क्योंकि कल से फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो दैट विल अगेन सॉर्ट ऑफ पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। ठीक है, एनीवे, तो हमने यहाँ पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को समझा। आज हम कवर करेंगे यहाँ पे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं डेट्स में ही लिखना शुरू करता हूँ। सो दिस इज 30th ऑफ जून, तो आप लोगों को याद रहेगा, राइट? अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल, अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, अ कॉन्ट्रैक्ट, और ई कॉमर्स का बात हो रहा है, ठीक है? तो अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉमर्स क्या होता है? बाय एंड सेल। सो अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ बाय सेल कर रहे हो, ठीक है? किसका? किसी भी गुड्स का, किसी भी चीज का, और ये कैसे कर रहे हो? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब ऑनलाइन अगर आप ले रहे हो। अगर ई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे तो कॉमर्स मतलब देयर इज सम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सम प्रोडक्ट्स, एनीथिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एग्जीक्यूटेड ऑनलाइन इज ई कॉन्ट्रैक्ट, एंड और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बोलोगे तो कॉन्ट्रैक्ट which is executed online to buy or sell some product, that is called as e-commerce contract. अब e-commerce contract में अगर आप देखो तो यहाँ पर Amazon, Flipkart,
स्विगी, जोमैटो, आप जो कुछ भी करते हो, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. सो यू डोंट हैव टू पुट टू मच ऑफ प्रेशर, यू ऑलरेडी नो दिस. अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हम यहाँ पे चेक करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो आप एंटर कर रहे हो बाय यूजिंग वर्ड्स. यूजिंग वर्ड्स, आप वर्ड्स को यूज करके उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो. सो व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड्स. अच्छा, वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? देखो, आप लोगों का कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन, हैज इट स्टार्टेड? नहीं सर। ओके, आज चलो मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर वो वर्ड यूज आएगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. आप बताओ, व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो, मैं आपको आज एक मस्त डेफिनेशन देता हूँ, उससे आपको याद आ जाएगा और ये हमेशा याद रहेगा. देखो, कम्युनिकेशन इज व्हाट? कम्युनिकेशन इज मूवी. आप देख रहे हो मैंने मूवी का स्पेलिंग कैसे लिखा है? उल्टा है कि नहीं? यस और नो? हाँ सर। सो एक, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज exchange of ideas, opinions, views. I think views, opinions आना था, and messages. Exchange of ideas, views, opinions and messages. अच्छा, communication आपका किससे होगा? With some other person, within two or more people, right? तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? कम्युनिकेशन. अच्छा, now how will you exchange the ideas, opinion, views and messages? तो हो सकता है you can do it via using words, or you can do this via action. Correct? You can do it via words or you can do it via action. अब words में अगर होगा तो you can use the words either in written form or you can use this words in the oral form. Correct? ये हो जाता है written communication, ये हो जाता है oral communication. When you use the words, तो ये बन जाता है verbal communication, ये बन जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? यस सर। सो व्हेन यू डू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन यू डू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहां पर क्या होता है? जैसे ही आपने सिग्नल दिया, ठीक है, जैसे ही आपने सिग्नल दिया, क्या हो गया? कम्युनिकेशन इंप्लाइड हो गया कि नहीं? सपोज आपने किसी को बोला कि देखो, मैं जब भी टेबल पे ऐसे टैप कर दूंगा तो तुम उस सामान को बेच देना. ठीक है, आप में से कितनों ने वो स्कैम 1992 सीरीज देखा है? उसमें आपने देखा जब वो ट्रेडिंग रिंग के अंदर जाके ट्रेड करते हैं तो कैसे सिंबल्स में बात करते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया आपके लिए? दिस इज इम्प्लाइड. वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गए? इम्प्लाइड हो गए. आप अपने घर के पास में किसी लोकल ग्रोसरी स्टोर में जाते हो और वहां जाके आप अंकल को बोलते हो, अंकल प्लीज गिव मी दिस बिस्किट पैकेट या ये मैगी पकड़ाओ, कुछ भी आप दो. तो आप क्या कर रहे हो? यू आर एंटरिंग इनटू द ओरल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एंड आर यू यूजिंग वर्ड्स? आंसर इज यस. बट यही जब आप कोई इंश्योरेंस वगैरह को परचेज करते हो तो दैट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, यू कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय यूजिंग वर्ड्स or you can enter into the contract by the actions of the parties. Actions of the party, this is implied contract. If it is via using the words, then this will be called as the express contract. आप बताओ, ये क्लियर हुआ?
ये क्लियर हुआ? आप Yes, sir. आई एम श्योर अब आप इसको नहीं भूलोगे. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं. डन? Yes, sir, done. ओके ओके. सो जब हम बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इन दी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड यूजिंग द वर्ड्स. और वर्ड्स में हो सकता है आप ओरली एंटर कर जाओ और हो सकता है आप इसको रिटन फॉर्मेट में भी रखो. तो ओरल मतलब आपका ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिटन मतलब ये आपका रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, सिंपल. फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हो. द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड वाया actions of the party. It is via the actions of the party. एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. रेलवे स्टेशन पे लोकल ट्रेन आके रुका. ठीक है, रेलवे स्टेशन पे लोकल ट्रेन आके रुका. वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? और आप उस ट्रेन में बोर्ड कर गए. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? क्या ट्रेन को बोर्ड करने से पहले आपको टीसी या रेलवे का कोई ऑफिशियल या रेलवे मिनिस्टर कोई आकर आपको ऐसे बोलता है कि आप ट्रेन में बोर्ड करना चाहते हो? आप बोलते हो हाँ यस. वो आपको फिर बोलता है ओके 40 रुपए लगेंगे और आप बोलते हो ओके 40 रुपीज, या बोलते हो नहीं 40 बहुत महंगा है एंड यू गिव द पेमेंट एंड देन यू बोर्ड द ट्रेन. ऐसा होता है क्या? या Yes, sir. ट्रेन स्टेशन पे आप डायरेक्टली ट्रेन में चढ़ जाते हो. ठीक है, तो ट्रेन का स्टेशन पे रुकना इज व्हाट इट इज अ ऑफर फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज. और उस ट्रेन को आपका बोर्ड करना वो क्या हो जाएगा आपके लिए? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. ओके. फिर एक और पॉइंट आप याद रखना. जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर प्लेस किया. ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर ये डिश था और इस डिश के आगे लिखा हुआ था 700 रुपीज. अब मुझे बताओ, जब आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया और जब वो बिल लेके आया आपके पास, तो क्या आप वो बिल पेमेंट करने से मना कर सकते हो ये बोल के कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस? कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट भी नहीं था, क्योंकि ना तो मैंने कुछ ऑफर किया ना आपने कुछ ऑफर किया. इफ देयर इज नो ऑफर देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस. इफ देयर विल बी नो एक्सेप्टेंस देयर विल बी नो अग्रीमेंट. देयर इज नो अग्रीमेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट द क्वेश्चन ऑफ पेइंग मेकिंग द पेमेंट इज नॉट वैलिड. क्या ऐसा चलेगा? बहुत मार Yes, sir. बहुत मार खाओगे, बर्तन धोने पड़ेंगे. ऐसा करना मत. ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, जब आपने जैसे ही रेस्टोरेंट में ये डिश को ऑर्डर कर दिया तो इसके आगे जो प्राइस लिखा हुआ है ये क्या हो गया आपके लिए? ये आपका एक ऑफर हो गया. व्हेन यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द ऑफर. और जब ये फूड आपको डिलीवर हो गया तो आप क्या बोलोगे? दिस इज द एक्सेप्टेंस. और ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये हो गया आपके लिए इम्प्लाइड. You need not say that I offer to order this particular dish, right? And I accept to pay a consideration of 700 rupees plus GST extra, or as the case may be, inclusive of GST to this person, where I am bound to pay this 700 rupees, but I am not bound to pay the tip on this amount, right? इस तरह से करके आप थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, आप स्ट्रेट अवे डिश ऑर्डर करते हो. तो ये क्या हो गया? implied contract, and this is entered via the actions of the party. So we'll cover this. और फिर एक होता है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट. आप मुझे बताओ, हरमन बवेजा को कौन कौन जानता है? ये एक एक्टर है, Yes, sir. Done, sir. नाम सुना है? ठीक है, हरमन बवेजा को अगर आप देखोगे, ही लुक्स लाइक ऋतिक रोशन. ओके, ही डांसेस आल्सो वेरी वेल, ही लुक्स लाइक ऋतिक रोशन. आज के डेट में वो मूवीज में नहीं आता. हरमन बवेजा लुक्स लाइक ऋतिक रोशन, बट इज ही ऋतिक रोशन? No. राइट. सो यहां पर आप ध्यान रखो, जब वर्ड आता है क्वासाई, तो ये आप ध्यान रखना, हरमन बवेजा इज क्वासाई ऋतिक रोशन. वो ऋतिक रोशन जैसा लगता तो है पर वो ऋतिक रोशन है नहीं. तो आप मुझे बताओ क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है. अच्छा, तो सर क्या ये वैलिड होगा?
क्या ये एनफोर्सिएबल होगा, वॉइड होगा, क्या होगा, क्या इसका नेचर रहेगा? देखो ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसको क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें होती है वो इसमें नहीं होती। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यू मेक अ ऑफर, द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स द ऑफर, देन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, करेक्ट। लेकिन अब वो चाहे एक्सप्रेस हो चाहे एम्प्लाइड हो, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। बाय द वे ये हमारा एक पूरा डिटेल्ड आधा चैप्टर इसके ऊपर डेडिकेटेड है सिर्फ क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आप यहाँ पे देखो, हियर देयर इज नो फॉर्मल ऑफर, देयर इज नो फॉर्मल एक्सेप्टेंस, हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय द लॉ इटसेल्फ। यहाँ कानून आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, राइट। हियर यू एंटर्ड, द पार्टीज दे एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वाया लॉ। लॉ उनके लिए ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर देता है, लॉ उनके लिए राइट्स को क्रिएट करता है। क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। और क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट आपका कहां से कहां रहता है, आपके पास है सेक्शन नंबर 68, सेक्शन नंबर 69, सेक्शन नंबर 70, सेक्शन नंबर 71 एंड सेक्शन नंबर 72। तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब सेक्शंस हैं, जो कि किससे डील करता है, एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर कर जाता है, कोर्ट, मतलब ये जो लॉ है, लॉ आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर जाता है। सर लॉ मेरे बिहाफ में कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, देयर आर 5 डिफरेंट सिचुएशंस व्हिच आर गिवन हियर वेयर यू नाइदर मेक अ ऑफर नॉर देयर इज एक्सेप्टेंस, बट स्टिल यहाँ पर किसी एक पार्टी का राइट क्रिएट हो जाता है और एक पार्टी का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप खुद वो राइट और ऑब्लिगेशन को क्रिएट करते हो, यहाँ भी आप खुद वो राइट और ऑब्लिगेशन को क्रिएट करते हो। सपोज आपने टिकट लिया, सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर इन अ ट्रेन, राइट। आपने वो टिकट लिया, रेलवे अथॉरिटी ने आपको टिकट दिया, ठीक है, और आप उस ट्रेन को बोर्ड कर गए और आप ट्रैवल कर रहे हो। नाउ यू हैव द राइट दैट यू शुड बी, बेसिकली मैं डिलीवर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट द ट्रेन शुड रीच बैंगलोर सो दैट यू ऑल्सो रीच बैंगलोर इन द ट्रेन। बट इफ द ट्रेन डज नॉट रीच इन बैंगलोर, वो कहीं बीच बीच में कहीं पे ट्रेन को बोलता है कि अब इससे आगे नहीं जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, फ्रॉम मुंबई टू बेंगलुरु, तो आपको वहां पर मेरे को बेंगलुरु तक ड्रॉप करना है, आप बीच में कहीं मुझे ड्रॉप करोगे तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आपने यहाँ पे गड़बड़ किया, तो यहाँ आपने क्या किया, यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बट क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यू डोंट मेक अ ऑफर, यू डोंट मेक अ एक्सेप्टेंस। यहाँ पर जो आपका राइट्स और ऑब्लिगेशंस होगा वो कौन क्रिएट करेगा, वो लॉ क्रिएट करेगा, ठीक है। व्हेन यू हैव बोर्डेड द ट्रेन, आपने अपने लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लिया, क्या कि आपके पास एक वैलिड टिकट होना चाहिए, वो वैलिड टिकट नहीं है तो यू आर अ डिफॉल्ट। और ट्रेन वाले ने भी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर लिया है कि द पर्सन हैज टू बी, यू नो, द ट्रेन हैज टू रीच फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशंस राइट्स पार्टीज खुद क्रिएट करते हैं, बट क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में यही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कौन क्रिएट करता है, लॉ। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू बाय द लॉ। और ये 5 सिचुएशंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, और इन 5 सिचुएशंस में हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इन 5 टॉपिक्स को नहीं पढ़ाऊंगा, इनफैक्ट मैं आपको ये 5 टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्या सिचुएशन है एग्जाम्पल के थ्रू आपको डेफिनेटली मैं बता दूंगा, बट ये 5 आपको मैं सिचुएशंस का पढ़ाऊंगा जब हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, राइट। सो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो एक होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो आप मुझे बताइए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं। इन केस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो, द पार्टीज enter into the contract. And how do the parties enter into the contract? Using the words, correct. And these words can be either in written form or it can be executed orally. पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आप यहां पर क्या बोलोगे, the rights and obligations get created by the parties. The rights and the obligations are created by the parties to the contract, ठीक है। ये हो गया आपके लिए क्या, दिस इज योर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रिटर्न या ओरल कैसे भी यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द
terms are expressed by words or they are expressed in writing. So section 9 of the act provides that if a proposal or an acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. ठीक है, तो simple. If a promise or proposal or acceptance of any promise is made in words or words, the promise is said to be express. आपका words होना जरूरी है यहाँ पे. अब जैसे A tells to B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakh rupees. B in reply informs A that he accepts the offer. ये क्या हो गया? This is an express contract. Similarly, अगर आप यहाँ पे implied contract का बात करोगे तो implied contract के अंदर क्या आता है? Here the parties enter into the contract via actions, right? Here the parties enter into the contract. The parties enter into the contract by the actions. ठीक है, बाय देयर एक्शंस, अपनी जो वो एक्टिविटी करते हैं उससे वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं. अब ये आपका कैसे हो सकता है? यहाँ पर बेसिकली देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नो एक्सप्रेस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, राइट? देयर इज नो एक्सप्रेस ऑफर और एक्सेप्टेंस. तो सर फिर ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे होता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ द पार्टी. There is no express offer and acceptance made, and in fact ये जो offer और acceptance है, this can be और this is made rather, can be से ज्यादा अच्छा होगा, this is made by the actions of parties, right? Classic example इसका आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? When the train stops at the station. So when the train stops at the station, ये क्या हो गया? This is a offer. And when passenger boards the train, तो ये क्या हो गया? Acceptance. ठीक है, तो ये हुआ आपका implied contract. तो आप यहाँ पे देखो, implied contract is one that comes into an existence by the implication. ठीक है, most of the implication is either by law or it is by the action. So since section 9 contemplates that such implied contracts, when it lays down that in so far as ये देखो the proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. तो एक और यहाँ पे पॉइंट अच्छा आ गया. So parties enter into the contract by actions or you can say otherwise than the words. Otherwise than the words. तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? Implied contract. Does this make sense? Right? अब इसमें एग्जाम्पल दिया है. ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में कई बार आएगा. बाय द वे आपके मॉड्यूल में जितने भी ऐसे एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशंस दिए हैं, ऑल आर इम्पोर्टेंट. ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रिपीटेडली पूछेगा. जैसे एक कूली है, ठीक है, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और स्टेशन पे वो क्या करता है? किसी पैसेंजर का लगेज पिक करता है बिना उसके बोले और उस के लगेज को वो स्टेशन के बाहर तक लेके आ जाता है. तो ये क्या हो गया आपके लिए? implied contract. Now A will have to pay services for the coolie which is detailed by him. तो basically यहाँ पर picking the luggage, picking the luggage is its offer. It is offer by coolie and allowing him is what? It is Acceptance.
करेक्ट, इट इज एक्सेप्टेंस बाय द पैसेंजर। ओके, तो ये ध्यान रखना। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इम्प्लाइड के बाद देखिए टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। ये भी कई बार 2 मार्क्स के लिए आपको वो पूछ लेगा। ये जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है कई बार 2 मार्क्स के लिए पूछता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। तो ये भी आपका टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे होता है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली। क्लासिक एग्जाम्पल इसका रहता है एटीएम। जब आप एटीएम में कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हो तो ये क्या हो गया? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेम वे फॉल ऑफ हैमर इन द ऑक्शन सेल। ठीक है, मजनू भाई की पेंटिंग बिकी और राजीव ने वो पेंटिंग को बेचा। जैसे ही हैमर मारा, डम, इट मीन्स व्हाट? द पेंटिंग्स आर सोल्ड। तो यहाँ पर आपको वही देखना है, द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट। आपके आंसर में ये होना बहुत जरूरी है, द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट। फिर आप एक और चीज बताओगे कि टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ implied contract only. ठीक है, because again the parties enter into the tacit contract without using any words or spoken, either spoken or written. You would not go to ATM and you would say, भाई पैसा निकालना यार। ठीक है, आप बैंक में जाते हो, आप कैश विड्रॉ करते हो, तो यू टेल द पर्सन, चाहे आप चेक में लिख के दो या जैसे भी रहता है फॉर्म भर के, बट एटीएम में जाके थोड़ी ना बोलते ए भाई पैसा निकालना। वो आपको 2000 का नोट देता है, बोलता है छुट्टा नहीं है क्या? राइट, यू डोंट डू दैट। सो अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन द कैश इज विड्रॉन बाय द कस्टमर फ्रॉम द एटीएम। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इट्स अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे जब आपका ऑक्शन होता है और उसमें जब हैमर गिर जाता है तो ये आपके लिए क्या हो गया? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। हैमर हो गया, बेल बज जाता है कई बार, तो आईपीएल और के भी जब ऑक्शंस होते हैं तो क्या होगा? फॉल ऑफ हैमर। नाउ इट इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट but falls within the scope of the implied contract. तो this is your tacit contract. फिर आता है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दिस इज बाय डिफॉल्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज just like a contract, it is actually not a contract. Okay, there is no offer or acceptance by the parties. और आप यहाँ पे क्या लिखोगे? The rights and obligations, the rights and the obligations, these are created by the parties. These are created by the parties to the contract. आप बताइए, is this clear? The rights and obligations, these are created by the parties to the contract. अच्छा, इसका लॉजिक क्या है ये बताओ, मतलब इस टाइप का लॉजिक क्या होता है? इसका मतलब why there is this type of contract? इसका लॉजिक ये रहता है that no one should make gain out of someone else's loss. सर अगर ऐसा होगा तो कोई मतलब कैसे होगा? मतलब लॉस तो नहीं, यहाँ पर वर्ड यूज करता हूँ कॉस्ट। सर किसी ना किसी को फायदा तो किसी ना किसी को तो नुकसान होगा। तो शेयर मार्केट में तो फिर सारा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो इसका ऐसा भी मतलब नहीं होता, आप थोड़ा सा डिटेल में इसको समझो कि क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स से एक आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट में आपको वहां पर लेट्स से कोई भी एक डेजर्ट था, ठीक है, कोई एक डेजर्ट था, वो आपको टेस्टिंग के लिए दिया कि आप टेस्ट करके बताओ ये डेजर्ट कैसा है। आप समझ रहे हो? और डेजर्ट वाज गिवन यू फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब टेस्टिंग में आप कितना डेजर्ट लोगे? 1 पीस? यस और नो? डेजर्ट्स में अब कोई भी आपको टेस्ट करने के लिए देगा तो यूल टेक 1 पीस। आप वहां पे 12 पीस खा के आ गए,
और जब पेमेंट का बारी आया तो आप बोलते हो ना जी ना, इतना अच्छा मजा नहीं आया खा के। आप मुझे बताओ, क्या आपको जाने दिया जाएगा? नहीं सर। राइट। हो सकता है वो 12 में से आपको बोले चलो एक के लिए आपको मैं पेमेंट करने को मैं नहीं बोलता, 1 इज फ्री, बट जो बैलेंस 10 या 11 आपने जो खाया है, ठीक है, जो बैलेंस आपने खाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज द पेड वन, सो यू विल हैव टू मेक द पेमेंट। आप बताइए, इज दिस क्लियर? अब ये जो 11 के लिए आपको पे किया जा रहा है, ये राइट और ऑब्लिगेशन किसने क्रिएट किया? दिस इज बाय लॉ। वो क्या बोलेगा, देखो मैंने एक पीस जो आपको खिलाया था वो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिया था, एक के बाद आप जितना भी खा रहे हो दैट इज बाय द लॉ, बाय डिफॉल्ट ऑफ लॉ आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ठीक है। आप किसी होटल में कहीं घूमने के लिए गए, स्टे के लिए गए, आप देखते हो वो होटल्स के अंदर चिप्स वगैरह पड़ा रहता है वहां पे, राइट? वहां पे चिप्स स्नैक्स कुछ ना कुछ वहां पे दिया हुआ रहता है। ठीक है। आप अगर उसको कंज्यूम कर लो और वहां पर अगर लिखा हुआ है कि दिस इज अ पेड वन, तो यू विल हैव टू मेक द पेमेंट। यू कैन नॉट से मैंने कभी ऑफर किया था। ये थोड़ा थोड़ा आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा भी लग रहा होगा, बट इसमें सारे के सारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, कुछ ये जैसे इम्प्लाइड लग रहा है। एक और एग्जांपल लो, मेरे घर का, आई स्टे इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, ओके, मेरे घर का प्रॉपर्टी टैक्स मेरे लैंडलॉर्ड ने नहीं पे किया। ठीक है। अब अगर उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी टैक्स था वो उन्होंने पे नहीं किया और 2 साल हो गए उन्होंने इसको पे नहीं किया, मुझे म्यूनसिपालिटी वालों ने, जैसे आई स्टे इन मुंबई, तो बीएमसी वालों ने मेरे को नोटिस भेजा और क्या बोला, ये घर 1 जुलाई तक खाली कर देना, क्योंकि 1 जुलाई के बाद इस घर को हम लोग सील कर देंगे। क्यों सील कर देंगे? क्योंकि इस घर के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया गया, आपका जो लैंडलॉर्ड है उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया। हमारे अग्रीमेंट में भी लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कौन पे करेगा? लैंडलॉर्ड ही पे करेगा। अब मुझे बताओ, अगर घर सील होगा तो किसको प्रॉब्लम होगा, लैंडलॉर्ड को या मेरे को? देखो वैसे तो दोनों को प्रॉब्लम होगा, बट मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि अचानक से मेरे को यहाँ पे पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो प्रॉपर्टी टैक्स है बीएमसी को मैं पे कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ अच्छा चलो आप बताओ 2 साल का आपका प्रॉपर्टी टैक्स कितना हुआ? उसने बोला साहब 10,000 रुपया। मैंने उसको 10,000 रुपया दे दिया प्रॉपर्टी टैक्स का और मैंने बोला अभी आप घर को सील मत करना। नाउ ये जो 10,000 रुपया है, क्या मैं ये लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकता हूँ? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज ये हो गया एक तरीके का क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। आप देख रहे हो, मैंने लैंडलॉर्ड को कॉल करके नहीं पूछा कि क्या मैं ये पेमेंट कर दो ना, लैंडलॉर्ड ने एक्सेप्टेंस दिया, बट लैंडलॉर्ड के बिहाफ में मैंने पेमेंट किया। अच्छा, अब लैंडलॉर्ड के बिहाफ में मैंने क्यों पेमेंट किया? ओनली बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, आई हैड अ इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी, सो आई मेड दिस पेमेंट। राइट नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। नाउ माय लैंडलॉर्ड इज बाउंड टू पे। लॉ क्या बोलेगा, कानून मेरे को एक राइट क्रिएट कर देता है मेरे लिए, और जो मेरा लैंडलॉर्ड है उनके लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है दैट ही हैज टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स टू मी, जो भी मैंने यहाँ पे बीएमसी को पे किया है, एंड आई हैव अ राइट टू रिकवर दैट प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम हिम। इफ ही डज नॉट पे, I can deduct it from the rent and I can give him the balance rent. आप बताओ, क्या ये आपको क्लियर हुआ क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट? यस सर। और बाकी डिटेल में देखो मैं आप लोगों को कब पढ़ाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 68 टिल सेक्शन 72। तो 5 सिचुएशंस है जहां पर इस तरीके का क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाएगा। ओके, लेट्स गो हेड एंड जस्ट रीड इट। सो अ क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो याद है आपको हरमन बवेजा मैंने बताया, हरमन बवेजा इज नॉट एक्चुअली अ ऋतिक रोशन बट ही रिजेंबल्स लाइक ऋतिक रोशन। लंबा है, गोरा है, हेयर स्टाइल सेम है और डांस भी करता है, बट एक्टिंग नहीं कर पाता, इसीलिए ऋतिक रोशन नहीं है। ही जस्ट रिजेंबल्स ऋतिक रोशन। ओके, फिर आगे देखिए, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो ये देखो, ये जो सर्टन सर्कमस्टांसेस है ये कहां पर दिए हुए? सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72। सो इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लॉ यहां पर क्या करता है? लॉ क्रिएट भी करता है और लॉ एनफोर्स भी करता है। क्या? लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हेन
नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, कोई एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एक्चुअल में ऑफर नहीं है, कोई एक्चुअल में एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ ही ये चीज को क्रिएट कर रहा है. नाउ सच ऑब्लिगेशंस आर आल्सो नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सो इन अदर वर्ड्स इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टी. आप ये देख रहे हो, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्ट of the either party to make a contract, but law imposes the contract upon the parties, right? आपका इंटेंशन, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, an agreement which is enforceable by law. और enforceability में हमने क्या देखा था, intention of the party to make a contract, intention of the party to create the rights and legal obligations. यहाँ पर वो बोलता है इंटेंशन आपका भले ही नहीं हो, पर कानून का इंटेंशन है, और कानून क्या बोलेगा, आपको पेमेंट मिलना चाहिए. भले ही आप यहाँ पे आपका यही हो कि जब तक मैं 12 पीस नहीं खाता मुझे पता नहीं चलता है कि यार ये मैं खा सकूंगा कि नहीं खा सकूंगा. ठीक है, बचपन से यही सिखाया गया कि पहली बार में खा के हाँ ना मत बोलो. हो सकता है जिस चीज को आप पहले ना बोल रहे हो वो आपको बाद में अच्छा लगे, और जो चीज आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा आप बाद में बोलो कि आपको अच्छा लगे. मेरे साथ तो ऐसा बहुत किया जाता था. वेजिटेबल्स जब मुझे खिलाते थे तो ऐसे ही बोलते थे. फर्स्ट टाइम में कैसे ना कर सकते, आपको कैसे आइडिया लग सकता है, फर्स्ट टाइम में तो आपने बायस क्रिएट करके रखा है कि नहीं ये सब्जी तो अच्छी होएगी नहीं, तो फर्स्ट टाइम में तो पता ही नहीं चलेगा. फिर 2-3 बार जब खाओगे फिर डिसाइड कर लेना कि भाई ये सब्जी आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, फिर देख लेंगे कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. तो मेरे को तो बचपन से ये आदत है, तो मैं बोलेंगे मैं तो 12 पीस खा के डिसाइड कर पाता हूँ. पर लॉ क्या बोलेगा, देखो आप 12 पीस कर पाते हो, लेकिन एक से ज्यादा जब आपने खाया तो यहाँ पर लॉ ही ये इंटेंशन को क्रिएट करता है कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा. सो दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो यहाँ पे ये मैंने ब्लैंक स्लाइड्स रखा था, पर हम ब्लैंक स्लाइड्स को बाद में करेंगे. जैसे और एक आता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर. ये क्या हो गया, ये आपके लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया. आपको किसी का वॉलेट मिला, तो क्या वो वॉलेट आप अपने पास रख सकते हो, अगर ओरिजिनल ओनर भी मिल गया तो क्या आप वॉलेट को अपने पास रख सकते हो, आंसर इज नो, यू विल हैव टू गिव इट बैक टू द ट्रू ओनर. ठीक है, किसी ने आपको गलती से पैसे दे दिए, ठीक है, तो अगेन इट इज योर ड्यूटी टू रीपे द मनी. ठीक है, टू रीपे द मनी. यहाँ पर कोई ऑफर, कोई एक्सेप्टेंस, कोई कंसेंट नहीं होता. देयर इज नाइदर अ ऑफर नॉर एक्सेप्टेंस नॉर अ कंसेंट बाय पार्टीज, बट दैट इज बाय द लॉ, देयरफॉर इट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. अब आप मुझे बताओ, क्या आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया या नहीं, क्या आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझा. ओके ओके, तो गौरव, दानिश ने आंसर किया ये समझा है. व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ सर समझा. ओके ओके, चलिए. तो सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम वहां पर कवर करेंगे, एंड टू बी कवर्ड इन डिटेल लेटर. ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू बी कवर्ड इन डिटेल लेटर. ओके, चलिए अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये देखो, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट में व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड and is entered by 2 or more parties using electronic means. तो ये हो गया ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप बेसिकली क्या करते हो, चीज़ों को खरीदते हो बेचते हो. इसको ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, या फिर इनको साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं. आज के डेट में तो आप लोगों को रियलाइज नहीं होगा, बट पहले घर घर में इंटरनेट नहीं होता था, तो आप साइबर कैफे में जाके इंटरनेट को एक्सेस करते थे. एटलीस्ट आई बिलोंग टू दैट जनरेशन जिसने इंटरनेट नहीं देखा, और फिर जब देखा तो घर पर नहीं देखा, फिर साइबर कैफे में जाके इंटरनेट एक्सेस करते थे. ग्रेजुअली घर पे इंटरनेट आया, और आज के डेट में तो मतलब इंटरनेट इज अ वेरी वेल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ. कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इंटरनेट, राइट? सो ऐसा हो गया. इसको कई बार माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. तो कल को अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट आर साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, दे आर टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और द ई कॉन्ट्रैक्ट. ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स भी वही है, माउस कॉन्ट्रैक्ट भी ये है. बस ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट में आप इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. दिस इज ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, और साइबर एंड माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स. आगे देखो, तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन आ गया. फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आता है हमारे पास
ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, लाइक क्या आपने काम कर दिया क्या। तो जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बताओ ये एग्जीक्यूटेड दिस इज इन पास्ट टेंस और दिस इज प्रेजेंट टेंस और दिस इज फ्यूचर टेंस। एग्जीक्यूटेड इसका क्या वर्ड का मतलब होगा, इज दिस पास्ट टेंस, मतलब भी नहीं, आप मुझे बस इतना बता दो ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। पास्ट टेंस, राइट। ये कौन से टेंस में, दिस इज इन द पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस है दोनों पार्टीज ने अपना काम कर दिया है। तो हम एग्जीक्यूटेड को क्या बोलेंगे, व्हेन बोथ पार्टीज हैव डन देयर ऑब्लिगेशन। When both the parties have done their obligation, we will say this is a executed contract. What will be executory contract? What will be executory contract? देखो यहां पर both the parties have done, यहां पर हम क्या बोलेंगे, parties have yet to do the obligations। अभी तक उन्होंने किया नहीं है बट उनको करना है। अब यूनि का मतलब होता है वन और बाई का मतलब होता है टू। यूनी इज वन, बाई इज टू। आपने कई बार सुना होगा इंडिया यूएसए बायलेटरल टॉक्स में जाता है और कई बार ऐसे बोलते हैं ना, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बायलेटरल एंटर इनटू बायलेटरल टॉक्स, मतलब दो लोगों के बीच में बात होनी चाहिए। और वैसे अगर याद रखना है, इफ यू नो गुजराती, एक बे त्रोन, तो बे इज टू, तो बाय बे टू, सो आप कैसे भी इसको याद रखो। एनीवे सो ये बायलेटरल इज टू and this is one when only one party have to fulfill the obligation, the other party has already done the work, so we will say this is executory unilateral contract। and when both the parties have to do their obligations तो हम उसको क्या बोलेंगे, this is executory bilateral contract। आप बताओ, या सिर्फ bilateral unilateral contract पे हम इसको बोलते हैं। तो सिंपल है executed contract। so here the consideration in the given contract could be act और forbearance। ये अभी हम समझेंगे forbearance और act का क्या मतलब होता है। देखो ये आगे वैसे आएगा तो मैं इसको दोबारा से लिखूंगा बट फिलहाल एक बार आपको समझा देता हूं क्योंकि ये वर्ड आ गया है। आप यहाँ पर ध्यान रखना, आप जो भी यहाँ पे ऑफर करते हो ना, द ऑफर कैन बी टू डू समथिंग, राइट, द ऑफर कैन बी टू डू समथिंग और द ऑफर कैन बी नॉट टू डू समथिंग। द ऑफर कैन बी नॉट टू डू समथिंग, ये दोनों ऑफर है, ठीक है। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि आपको अगर मैं कुछ करने को बोल रहा हूँ वही ऑफर होगा। मैं अगर आपको कुछ नहीं करने को बोल रहा हूँ और आप अग्री करते हो हाँ मैं वो नहीं करूंगा, तो भी वो क्या हो जाएगा, वो भी आपके लिए यहाँ पे बेसिकली ऑफर के अंदर माना जाएगा। एक क्लासिक एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ऑफर करता हूं विल यू सेल योर कार, विल यू सेल योर कार, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ ऑफर टू डू समथिंग। मैं आपको बोल रहा हूं आप अपनी गाड़ी मेरे को बेचोगे। और नॉट टू डू समथिंग के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे मैं आपको बोलूंगा डू नॉट सेल द कार टू लेट्स से राज, डू नॉट सेल द कार टू राज। और मैं आपको बोल रहा हूं आप राज को ये गाड़ी मत बेचो, क्यों मत बेचो, क्योंकि आफ्टर 2 months आई विल बाई, आफ्टर 2 months आई विल बाई। अभी क्यों नहीं खरीद रहे, अरे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कोई भी कारण है, ठीक है, मेरी पुरानी गाड़ी बेचेगी, नया गाड़ी तब मैं आपको पेमेंट उससे करके ले लूंगा, कोई भी रीजन हो सकता है, मेरा एफडी 2 महीने बाद मैच्योर होगा। सो डोंट सेल द कार। सो व्हेन यू आर नॉट सेलिंग द कार टू राज, यू हैव एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट। और एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, मैंने आपकी गाड़ी को
एक्सीडेंटली बम्प कर दिया, ठीक है, और मैंने आपको बोला डू नॉट फाइल द केस, राइट, डू नॉट फाइल अ केस और लेट्स से कंप्लेंट, आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल करो, कंप्लेंट मत करो, आई विल पे द डैमेजेस, ऐसा होता है। तो अगर आप डैमेजेस पे नहीं करोगे तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ डोंट फाइल अ कंप्लेंट, आई विल पे द डैमेजेस। नाउ आई एम गिविंग यू ऑफर नॉट टू डू समथिंग, दैट इज नॉट टू फाइल अ कंप्लेंट। सो इफ आई एम गिविंग यू ऑफर नॉट टू बाय नॉट टू फाइल अ कंप्लेंट, देन इन दैट केस ये क्या हो गया आपके लिए, और आप जब कंप्लेन फाइल नहीं करते हो तो आपने क्या कर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड देयरफॉर आई एम बाउंड टू पे द डैमेजेस, राइट। क्या आप मुझे एक बात बताओ, कोर्ट में केस भी फाइल कर दो और मुझसे डैमेजेस भी रिकवर कर लो, दोनों काम कर सकते हो? आंसर इज नो, अनटिल अनलेस कोर्ट मेरे को बोले कि हाँ पेमेंट करो, वो बात और है, वो कोर्ट का ऑर्डर हो गया, तो वो पार्टीज ने डिसाइड कर रहे हैं। बट अगर आप दोनों काम कर दो, मैंने आपको जो चीज मना करने को कहा कि आप ये मत करो, फिर भी आपने वो किया, और फिर भी, और आप बोलते हो चलो अब अपने ऑब्लिगेशंस, तो वो नहीं होगा, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर। जैसे यहां मैंने आपको बोला था डोंट सेल द कार टू राज, नाउ यू हैव एक्चुअली सोल्ड द कार टू राज, और किसी वजह से राज ने आपको पेमेंट्स वगैरह नहीं किया, तो आप उससे गाड़ी वापस ले आए, और अब आप मेरे को बोलते हो 2 महीने बाद आके, ये 2 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि राज ने आपको पेमेंट नहीं किया और आप अपनी गाड़ी वापस से ले आए, और जो कुछ भी था, और अब आप मेरे को बोलते हो चलो ये गाड़ी खरीदो। मैं बोलूंगा मैं क्यों खरीदू, तो आप ये बोलोगे क्योंकि आपने तो ऑफर किया था, आपने बोला था ना आफ्टर 2 मंथ्स आई विल बाय, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आफ्टर 2 मंथ्स आई विल बाय, उसके पहले मैंने आपको कुछ और भी बोला था कि डोंट सेल द कार टू राज, सो द मोमेंट यू हैव सोल्ड द कार टू राज, दिस इज what you have rejected my offer, and now I am in no obligation to buy the car. So when I tell you not to do something and you don't do, only then the offer is said to be accepted, and thereafter the contract is made. Does this make sense to all of you? Yes, sir. Right? Please take a screenshot of this, इसको आप अपने पास रखो, फिर हम आगे कवर करते हैं इसको। डन? ओके, चलिए तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जीक्यूट, तो ये आपके पास इसीलिए 2 टर्म आ गया है, हालांकि आज जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज एक्ट और दिस इज फॉरबियरेंस। सो एक्ट इज टू डू समथिंग and this is not to do something. So when the act is either done or forbearance is brought on record, मतलब या तो आपने केस फाइल नहीं किया या आपने राज को नहीं बेचा, तो आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। then the contract is an executed contract. जैसे when a grocer sells the sugar, देखो ग्रोसर ने क्या किया, चीनी बेच दिया ऑन कैश पेमेंट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज ने हो गया, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसको कैश मिल गया और जो कस्टमर है उसको शुगर मिल गया, तो आप क्या बोलोगे, बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटेड देयर ऑब्लिगेशन। यहां पर ये ध्यान रखना, बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन। तो अगर आपने अपने दोनों ने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लिया तो आप क्या बोलोगे, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जब किसी एक पार्टी ने काम किया या दोनों ही पार्टी ने नहीं किया। सो जी अग्रीज टू टेक ट्यूशंस ऑफ एच, अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो एच एक स्टूडेंट है और जी एक टीचर है। सो व्हेन द टीचर अग्रीज टू द स्टूडेंट कि चलो भाई अगले महीने से हम आपके लेक्चर्स को शुरू करेंगे, और इन रिटर्न जो स्टूडेंट है वो प्रॉमिस करता है आई विल पे यू 1000 रुपीज पर मंथ, ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट। और ये कौन सा वाला हो जाएगा, यूनिलेटरल या बायलेटरल? दिस इज गोइंग टू बी बायलेटरल बिकॉज बोथ द पार्टीज। एक और तरीका याद रखने का, बी फॉर बायलेटरल एंड बी फॉर बोथ। एक आपको ध्यान हो गया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बायलेटरल बोथ। तो ये देखो यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। तो यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है, यूनिलेटरल इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट in which one party has performed his obligations,
ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, वो करना अभी बाकी है। और बायलेटरल में क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज ने अभी तक काम नहीं किया, तो ये हो जाएगा बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. ओके, तो ये आपके पास था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको देखो, सो दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस मिला है, तो आपको ये याद रखना जरूरी होगा। आप बोलिए, इज दिस क्लियर? इफ दिस इज क्लियर, तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रपोजल। प्रपोजल मतलब ऑफर। अब ऑफर का क्या मतलब होगा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था दैट द ऑफर कैन बी टू डू समथिंग एंड द ऑफर कैन बी नॉट टू डू समथिंग। यहाँ पर वही आ रहा है कि ये जो ऑफर है, द ऑफर कैन बी टू डू समथिंग, द ऑफर कैन बी टू डू समथिंग, और द ऑफर कैन बी नॉट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये मैंने आपको बताया। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, ऑफर। सो व्हेन द पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब हाँ करना, हामी भरना, टू डू समथिंग, ये देखो ये आप याद रखना, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, राइट, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। ये देखो ये वर्ड्स आपको याद रखने, एक तो ये सिग्निफाइज अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, फिर आपके पास है असेंट, सच एन एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी इच्छा जाहिर करता है, विलिंगनेस, ठीक है, मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूं कि आप मेरे लिए ये काम करो या आप ये काम ना करो, और मैं ऐसा क्यों ऑफर कर रहा हूं आपको, ये इच्छा जाहिर क्यों कर रहा हूं, ताकि आप मेरी उस बात को मानो। असेंट मतलब आप उससे एक्सेप्टेंस लेना चाहते हो फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट, कि आप ये काम करो या ये काम आप ना करो। तो हम क्या बोलेंगे, एक इंसान क्या कर रहा है, वो प्रपोजल कर रहा है। गाइस प्रपोजल का इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन ये आपके दिमाग में क्या, प्रपोजल में क्या होगा, सिंपल, देयर विल बी वन पर्सन, दिस वन पर्सन इज गोइंग टू signify his willingness, this one person is going to signify his willingness, willingness किसको, to another person, और willingness किसका, for doing something or not to do something, okay, क्यों, with a view to get others assent। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रपोजल। अब बताइए क्या आपको ये सिंपल लग रहा है, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से सिंपल लग रहा है आपको? तो लॉ का लैंग्वेज, मॉड्यूल का लैंग्वेज, देखो सिंपल लैंग्वेज में हमने किया, एक इंसान अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है दूसरे को, और क्या इच्छा जाहिर कर रहा है, कि वो दूसरा इंसान कुछ करे या दूसरा इंसान ना करे, और वह ऐसा इच्छा क्यों जाहिर कर रहा है, ताकि दूसरा इंसान इसकी बात मान जाए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द व्यू टू गेट द अदर पर्सन असेंट। आप मुझे एक बात बताओ, आई, सो अभी तो मैं मैरिड हूँ और मैं घर पे ही हूँ, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल नहीं ले सकता, बट लेट्स से मैं कॉलेज में था, ठीक है, जब मैं कॉलेज में था, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन दिस गर्ल, और मैं उस गर्ल को जाके ऐसे बोल रहा हूँ, यू नो, आई लव यू, आई डोंट नीड अ आंसर फ्रॉम यू, एक टिपिकल वो बॉलीवुड सीन आप इमेजिन करो, आई डोंट नीड अ आंसर फॉर यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें खुश देखता हूँ, बस
इसी में मेरी खुशी है, मैं पूरी जिंदगी ऐसे रह सकता हूँ। आप मुझे बताओ, क्या मैं उस गर्ल को प्रपोज कर रहा हूँ, हाँ या ना? No. No. क्यों? क्यों? क्योंकि उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बस अपना बता रहे हो कि तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे मैं अपना विलिंगनेस तो सिग्निफाई कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव उसका असेंट लेने का नहीं है। बट अगर मैं उसको बोलूं आई लव यू एंड आई विश टू मैरी यू, तो then it's a proposal. then it's a proposal. Why? Because I am making a statement or I am signifying my willingness to get the other person's assent. आप बताओ ये क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बस खाली एक स्टेटमेंट बता, अपनी सिर्फ इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो वो आपके लिए ऑफर नहीं है। और ये बाकायदा एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ऐसा नहीं कि समवन प्रपोज समथिंग, बट हाँ इस टाइप का एक आपको पॉइंट एग्जाम में आपको मैं दिखाऊंगा अभी आगे मिलेगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको दिया हुआ है दैट इट शुड नॉट बी मियर योर विलिंगनेस, मतलब आपका एक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी अ व्यू टू गेट द अदर पर्सन असेंट। इसका एक और क्लासिक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप घर से बाहर जा रहे हो किसी पार्टी के अंदर, और एक होता है आप बोलोगे मम्मी मैं जा रहा हूं, और एक आप बोलते हो मम्मी क्या मैं जा सकता हूं। मुझे बताओ फर्स्ट वाला ऑफर था या सेकंड वाला ऑफर था? Second one. सेकंड वाला ऑफर था। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में आप सामने से असेंट लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मम्मी आपको हाँ बोले, राइट, या जो भी उनका ओपिनियन है वो बोले। तो इसके लिए आप इसमें क्या बोलोगे? दैट इज अ असेंट एंड दैट्स अ ऑफर, बिकॉज यू आर your objective or the view of obtaining the assent. Here your view is for obtain the assent of the other person, either for yes or for the no, राइट? तो ये आपका प्रपोजल का डेफिनेशन है। अब ये एसेंशियल्स ऑफ द प्रपोजल ऑफर, ये बेसिकली क्या है? ये इन्होंने जो डेफिनेशन है, ये है डेफिनेशन का एनालिसिस। ये आपके डेफिनेशन का एनालिसिस है। अब यहाँ पर आप देखो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके अंदर। जो इंसान ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑफरर, करेक्ट? अब ऑफर किसको किया जाता है? ऑफर इज डन टू द पर्सन हु इज कॉल्ड एज ऑफरी। ऑफरी अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या बन जाएगा? प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर। टू मेक अ वैलिड ऑफर द पार्टी must willing his provide express his willingness to do or not to do something. So mere, ये देखो ये एग्जाम क्वेश्चन है, आपको ऐसे आएगा कमेंट 3 मार्क्स के लिए, mere expression of willingness do not constitute a offer। तो आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट, बिकॉज द ऑफर शुड बी मेड टू गेट द असेंट, असेंट ऑफ द अदर पर्सन। वेरी वेरी गुड। तो आप आंसर में सिर्फ इतना सा लिख दो तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। सो व्हेन where A tells B that he desires to marry by the end of 2017, it do not constitute an offer. Why? Because यहाँ पर वो सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आगे वो फर्दर ये ऐड कर दे विल यू मैरी मी, तो ये क्या बन जाएगा? ऑफर। तो आप सामने, तो बेसिकली आप ये देखो, अगर आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप पे एंड होता है तो वो ऑफर नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा तो जाके ऑफर होगा। मम्मी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मम्मी मैं पार्टी में जा रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट, या फिर फुल स्टॉप में एंड करोगे। लेकिन मम्मी क्या मैं पार्टी में चला जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस ऑफर कैन बी पॉजिटिव एंड द ऑफर कैन बी नेगेटिव। कई बार ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एंड द ऑफर कैन बी नेगेटिव। तो इसमें आप ऐसा मत रखना एन एक्ट टू डू अ पॉजिटिव थिंग्स इज एन पॉजिटिव ऑफर एंड एक्ट टू डू नेगेटिव थिंग्स इज नेगेटिव ऑफर, ठीक है। नेगेटिव थिंग्स इज इलीगल, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आप कुछ करने की बात करते हो तो ये हो गया आपके लिए पॉजिटिव ऑफर, और जब आप कुछ नहीं करने की बात करते हो, ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, और लेट्स से एब्स्टेनेंस, दैट इज व्हाट
दैट इज एन नेगेटिव एक्ट। हालांकि दोनों ही लॉ के नजर में क्या है, सेम इफेक्ट है, दोनों का सेम ही ऑफर है। जैसे ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹3 लाख, दिस इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। So in the case of A is making an offer to B. On the other end, when A asks B after his car meets an accident with B's scooter not to go to court, and he will pay the repair charges to B for the damages of the scooter, it is an act of not doing, or this is an act of abstinence. Abstain करना मतलब आप देखते हो कई बार बोलते हैं ना पार्लियामेंट में, इस पार्टी ने एब्सटेन किया, वोटिंग में एब्सटेन किया, इन्होंने वोट ही नहीं किया। तो एब्सटेन करने का क्या मतलब, अभी इंडिया में भी आप देखो, जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसराइल के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास हो रहा था कि यूनाइटेड नेशन आपस में ये बोल रहे थे कि इसराइल ने गाजा पे जो अभी एयर बॉम्बिंग किया वो गलत था, ठीक है, वो गलत था, इसके अगेंस्ट में आप रेजोल्यूशन पास करो। तो बहुत लोग बोल रहे थे हाँ वो गलत था, कई लोगों ने बोला नहीं वो गलत नहीं था। अब इंडिया का रिलेशन इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ अच्छा है, तो इंडिया ने कुछ भी ना हाँ बोला ना बोला। तो इंडिया ने बेसिकली क्या किया, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। तो ना आप हाँ कर रहे हो ना आप ना कर रहे हो, तो बेसिकली एब्सटेन इज आपका नहीं करना वोट। तो इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, तो ना पॉजिटिव वोट किया ना नेगेटिव वोट किया, इंडिया ने वोट ही नहीं किया। तो नॉट टू डू समथिंग इज एब्सटेनेंस, राइट। सो द विलिंग, जैसे आप लोग एब्सटेन करते हो, आप लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि समझ में आया, रिविजन किया, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग एब्सटेन करते हो, आप लोग हाँ भी नहीं बोलते, आप लोग ना भी नहीं बोलते, ठीक है, आप लोग सिर्फ साइलेंट रहते हो, राइट। एनीवे, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेट। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑफर इज व्हाट, ऑफर इज विलिंगनेस प्लस द इंटेंशन टू गेट द असेंट। तो यहां पर आप ध्यान रखना, ऑफर इज a statement of willingness plus it is to obtain the assent। दो में से कोई एक चीज भी अगर मिसिंग है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अभी एब्सटेन मत करना, अभी आंसर करो। चलो कमेंट सेक्शन पे या अनम्यूट करके आंसर करो। यस सर, आई थिंक गौरव ने आंसर किया, अनिकेत ने भी आंसर किया। प्लीज आंसर। चलो मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं आप लोगों का, सिर्फ 2 गुड मॉर्निंग है। ये समझा आप लोगों को ऑफर का डेफिनेशन? Yes, sir. ओके, चलो अब अनम्यूट करके स्टूडेंट्स ने आंसर किया और कमेंट सेक्शन भी भरा है। ओके, वेरी वेरी गुड, चलिए परफेक्ट, ये आता है। इसके बाद में आ जाता है काइंड्स ऑफ ऑफर, जैसे हाउ एन ऑफर इज मेड एंड टू वुम दिस ऑफर वुड बी मेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफर, या कोई भी चीज अगर आपको पूछेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो आप बाइफरकेट करके बताते हो, इस टाइप का उस टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो यहाँ पर भी वही है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट इज मेड एंड द बेसिस ऑफ टू वुम इट इज मेड। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, ये दो तो हमने ऑलरेडी कवर किया है। और फिर फर्दर आता है आपके पास जनरल ऑफर, और फिर आता है आपके पास स्पेसिफिक ऑफर। अब देखो जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर का क्या मतलब होता है। मैं गोविंदा की तरह गाना गाता हूँ, ठीक है, लेट्स से कहीं पर भी जाके घूम घूम के ऐसे गाना गाता हूँ, एक लड़की चाहिए खास खास हो, MA BA पास पास लाखों में एक हसीना हो, राइट, इस तरह से करके मैं गाना गा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, एनी गर्ल हु फिट्स द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, आई एम रेडी टू मैरी दैट पर्सन, मैरी दैट गर्ल, ओके। ये क्या हो गया, ये हो गया जनरल ऑफर। जब आप क्या कर रहे हो, when you are making the offer to the world at large, राइट। और स्पेसिफिक ऑफर क्या हो जाएगा, जब आप कोई टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग देख लो जिसमें मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को ही जाके बोल रहा हूँ कि विल यू मैरी मी, या एक किसी पर्टिकुलर इंसान को, तो वो हो गया स्पेसिफिक ऑफर। तो जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर में क्या डिफरेंस होता है, जनरल ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, दिस ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय
anyone. स्पेसिफिक ऑफर क्या हो जाएगा? इट इज मेड टू द स्पेसिफिक पर्सन. द स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन. और वो स्पेसिफिक पर्सन कौन होगा? कोई भी हो सकता है. सपोज मैंने यहाँ पे ऑफर किया और लेट्स से मेरा जो ऑफर था वो पर्टिकुलरली ऑफर किसके लिए था? अनुश्री के लिए था. मैंने अनुश्री को एक टिपिकली ऑफर एक किया. मैं बोला अनुश्री, आई वांट टू सेल माय कार टू यू, विल यू बाय द कार? नाउ ऋषभ आके मेरे को बोलता है, या साक्षी, विजय, राइट, नित्यम, रिद्धि, अनिकेत, ये आके बोलते हैं नहीं नहीं सर मैं गाड़ी खरीदेगा, मैं गाड़ी खरीदेगा. तो क्या वो लोग एक्सेप्टेंस कर भी सकते हैं? आंसर इज नो. Why? Because the offer was made specifically to Anushri, that Anushri, I want to sell my car to you. So if she is ready to buy the car, ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो सब बनेगा. और अगर अनुश्री मना कर दे तो फिर ये ऑफर वहीं पर ही रिजेक्ट हो गया. बट अनुश्री के अलावा कोई और इसको एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर इज नो. लेकिन मैं अगर सपोज करो एक न्यूज़पेपर में ऐड देता हूं, आई वांट टू सेल माय कार, एनीवन हु इज रेडी टू पे 5 लाख रुपीस फॉर दिस कार कैन कम एंड बाय द कार फ्रॉम मी. अब यहाँ पे सबसे पहले अनिकेत भागते हुए आया और बोला सर ये लो 5 लाख रुपए और आप अपनी गाड़ी मुझे दो. तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, नहीं अनिकेत यार मेरे को आपका नाम पसंद नहीं आया. नहीं 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 नहीं, बड़ा अच्छा नाम है वैसे अनिकेत, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अनिकेत नहीं मुझे आपका शक्ल पसंद नहीं आया, ठीक है, या अनिकेत नहीं 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 आज मेरा अभी मूड नहीं है. ऐसा मैं कर सकता हूँ? आंसर इज नो, बिकॉज दिस वॉज अ जनरल ऑफर and made to the world at large, so any person can accept the offer. So this is a general offer and this is a specific offer. आप एक और एग्जांपल देखो, जब कई बार वो सीजन एंड सेल लगता है, तो जैसे सेल ओपन हो रहा है फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई, लेट्स से सीजन एंड सेल 5th ऑफ जुलाई को ओपन, अभी समर कलेक्शन जो था वो हटेगा, ठीक है. तो समर कलेक्शन अभी जब हटेगा तो उसमें सेल लगने वाला होगा हर जगह स्टोर्स में. अभी तो आई डोंट नो कोविड वगैरह तो आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स से जनरली जुलाई के टाइम पे बहुत सारे जो ये कपड़े के जो स्टोर्स होते हैं वहां पे सेल लगता है, ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है, अब सपोज करो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के मेंबर हो, सपोज यूसीबी के आप मेंबर हो और यूसीबी में 5 तारीख से सेल लग रहा है. लेकिन यूसीबी वाला क्या करता है, यूसीबी वाला 5 तारीख को जो सेल लगेगा उससे पहले कुछ 3-4 दिन के लिए मेंबर्स के लिए सेल ओपन करता है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 दिन का जो सेल है दैट इज ओनली फॉर द मेंबर्स. तो अब अगर मैं यूसीबी का मेंबर हूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जाके मैं वो डिस्काउंट अवेल कर सकता हूं. मैं बोल सकता हूं मुझे ये चीज आप डिस्काउंटेड प्राइस पे दो. लेकिन जो यूसीबी का मेंबर नहीं है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता. बट 5th जुलाई ऑनवर्ड्स एवरी पर्सन जो भी आए पैसे दे और जो भी गुड्स को है उसको परचेज करे, जो भी डिस्काउंट रेट है वहां पे. और कंपनी मना नहीं कर सकता कि नहीं आपको हम डिस्काउंट नहीं देंगे, आपको तो इतना कम मिलेगा या उतना मिलेगा. तो व्हाई? बिकॉज दिस इज अ general offer now. So from 5th of July, this is a general offer open for all. Anyone can accept. And from, I would say, from 1st to 4th, this was a specific offer specifically made only to the members of that particular brand. Guys, does this make sense? General offer, specific offer, Yes, right? इसके अलावा और भी होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफर. इसमें हमने जनरल ऑफर को कवर कर लिया, स्पेसिफिक ऑफर को भी कवर कर लिया. अब ये 3 ऑफर्स और हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर. टेक केयर, बाय बाय.